आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, काम पूरा करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, लोग आपको सक्सेसफुल कहते हैं। लेकिन रात को सब जब सो जाते हैं तो आपके दिमाग में शोर शुरू हो जाता है। अगर सब गड़बड़ हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जान गए कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। आप आगे बढ़ते हैं डर के बावजूद नहीं, डर की वजह से। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा बोझ भी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो ऊंचा उड़ते हैं लेकिन अंदर से कांपते हैं, जो अचीवर्स है लेकिन एंग्शियस भी है। द एंग्शियस अचीवर। ये कहानी चिंता को खत्म करने की नहीं है, ये कहानी है चिंता के साथ जीते हुए सफल होने की। अगर आपने कभी अपनी सक्सेस के पीछे अपनी शांति खो दी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक समरीज। तो आज हम जानेंगे मोरा एरेंस मेले की किताब द एंग्शियस अचीवर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एंग्शियस अचीवर कौन होता है? जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से आप बहुत मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन कभी शांत नहीं रहता? लोग आपको देखकर कहते हैं ये सब संभाल लेता है, इसे तो सब आता है, लेकिन आपके भीतर विचारों का शोर, लगातार चिंता, हर समय यह डर, अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर ऐसा है तो मोरा एरेंस के शब्दों में आप एक एंग्शियस अचीवर हो सकते हैं। एंग्शियस अचीवर कोई कमजोर व्यक्ति नहीं होता, वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा परवाह करता है, जो जरूरत से ज्यादा तैयारी करता है, हर काम को 2-3 बार जांचता है, बातचीत के बाद भी सोचता रहता है, उन बातों की जिम्मेदारी लेता है जो उसके हाथ में भी नहीं होती। आप आसानी से हार नहीं मानते, लेकिन आप आसानी से चैन से भी नहीं बैठ पाते। मोरा इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, चिंता और सफलता अक्सर एक ही व्यक्ति में साथ साथ रहती है। जिस दिमाग में सबसे बुरा क्या हो सकता है चल रहा होता है, वही दिमाग आगे की योजना भी बनाता है। जो व्यक्ति ज्यादा डरता है वही व्यक्ति ज्यादा तैयार भी रहता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। एंग्शियस अचीवर हमेशा अदृश्य दबाव में जीता है। दबाव होता है गलती न करने का, किसी को निराश न करने का, धीमा न पड़ने का, कमजोर न दिखने का। एक लक्ष्य पूरा होता है तो मन कहता है अब अगला क्या? मोरा कहती है कि चिंता हमेशा तेज घबराहट नहीं होती। कभी कभी चिंता ऐसे भी दिखती है जैसे कि बहुत ज्यादा काम करना, आराम करते समय भी अपराध बोध महसूस करना, हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना, हमेशा जिम्मेदार बने रहना। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि वे चिंतित हैं। वे बस कहते हैं मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं गंभीर हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। मोरा कहती है एंग्जाइटी इज नॉट वीकनेस, एंग्जाइटी इज अलर्टनेस विदाउट बाउंड्रीज। आपका मन हर समय खतरे ढूंढता रहता है। कभी यह आपके लिए फायदेमंद था, अब यह आपको थका रहा है। चैप्टर 2, चिंता कहाँ से आती है? चिंता कोई चरित्र दोष नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, और ये आपकी गलती नहीं है। मोरा साफ कहती है चिंता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, और अक्सर इसकी शुरुआत बचपन से होती है। बहुत से एंग्शियस अचीवर यह सीखकर बड़े होते हैं कि अगर सुरक्षित रहना है तो अच्छा बनो, अगर प्यार चाहिए तो परफेक्ट बनो, अगर स्वीकार किया जाना है तो गलती मत करो। तो आपका मन सतर्क हो जाता है, आप जिम्मेदार बन जाते हैं, आप हर चीज पहले से सोचने लगते हैं। आपका शरीर सीख लेता है तैयार रहो, कुछ भी गलत हो सकता है।
मोरा कहती है एंजाइटी इज ऑफन अ लर्नड सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। बचपन में शायद घर में तनाव था, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, गलती पर सजा मिलती थी या भावनात्मक सुरक्षा नहीं थी, तो आपके दिमाग ने खुद को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। अगर मैं ज्यादा सोचूं तो, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं तो, अगर मैं सतर्क रहूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। ये सच है कि ये तरीका एक समय पर काम भी करता है, इसीलिए बहुत से चिंतित लोग सफल बनते हैं, क्योंकि वो आगे की सोचते हैं, जोखिम जल्दी पहचानते हैं, दूसरों की भावना समझते हैं। लेकिन मोरा कहती है कि जो चीज आपको कभी बचाती थी वही आपको आज थका रही है। आप आज सुरक्षित है, लेकिन आपका शरीर यह नहीं जानता। मोरा कहती है कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा भावनात्मक, तनाव के प्रति तेज प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में लगातार काम, तुलना, सोशल मीडिया, हमेशा प्रोडक्टिव रहो संस्कृति, यह संवेदनशीलता चिंता में बदल जाती है। चिंता हमेशा पैनिक अटैक जैसी नहीं होती। कभी कभी चिंता ऐसी दिखती है जैसे कि हमेशा व्यस्त रहना, आराम में भी बेचैनी महसूस करना, बार बार ईमेल देखना, बातचीत दोहराते रहना। आप इसे चिंता नहीं कहते, आप बस कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ। आपको यहाँ ये समझना है कि चिंता इस बात का सबूत नहीं कि आप में कुछ गलत है, यह इस बात का सबूत है कि आपने खुद को बचाना सीखा है। लेकिन जब सुरक्षा कभी भी बंद ही न हो तो वह थकान बन जाती है। इस चैप्टर का मकसद है शर्म हटाना, क्योंकि शर्म चिंता को और बढ़ा देती है। जब आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो चिंता बढ़ती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ओह ये समझ में आता है, तो शरीर थोड़ा ढीला पड़ता है। मोरा कहती है आपको अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी नहीं है, आपको अपने शरीर को सुरक्षा का एहसास देना है। यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। चैप्टर 3, वर्क प्लेस में एंजाइटी क्यों छुपी रहती है। जहां सबसे ज्यादा डर है वहां सबसे ज्यादा चुप्पी है। जरा सोचिए, आप ऑफिस में हैं, मीटिंग चल रही है, सब लोग प्रोफेशनल दिख रहे हैं, कोई कह नहीं रहा कि वह डर रहा है, कोई बता नहीं रहा उसे नींद आ रही है, कोई मान नहीं रहा कि उसे खुद पर शक है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग टूट रहे हैं। काम की दुनिया में चिंता करना सबसे आम है, लेकिन उस पर बात करना सबसे ज्यादा मना है। हम एक ऐसी संस्कृति में काम करते हैं जहां माना जाता है स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंग्शियस फील नहीं करते, सफल लोग मजबूत होते हैं। चिंता मतलब कमजोरी, और इसी डर से लोग अपनी चिंता को छुपाते हैं। चिंता को छुपाने के तरीके बहुत चालाक होते हैं, जैसे कि कोई ज्यादा काम करने लगता है, कोई हर चीज पर कंट्रोल चाहता है, कोई माइक्रो मैनेज करता है, तो कोई कभी ब्रेक नहीं लेता। बाहर से ये सब डेडिकेशन लगता है, लेकिन अंदर से ये डर होता है। डर है कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं, कहीं मेरी काबिलियत पर सवाल न उठ जाए, कहीं लोग मेरी असलियत ना देख ले। मोरा कहती है काम की जगह पर चिंता छुपाने से वह खत्म नहीं होती, बल्कि और जहरीली हो जाती है। जब आप हर दिन एक नकाब पहनते हैं तो आपका शरीर थक जाता है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर बेचैनी रहती है। आप तारीफ पाते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। एक और बहुत बड़ी समस्या है, स्टिग्मा है। लोग सोचते हैं अगर मैंने बताया कि मुझे चिंता है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेरी लीडरशिप पर सवाल उठेगा, मुझे कमजोर समझा जाएगा, इसलिए लोग चुप रहते हैं। लेकिन ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ती है। मोरा इस चैप्टर में कहती है कि चिंता छुपाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आप अकेले पड़ जाते हैं, आप मदद नहीं मांगते, आप सीमा तय नहीं कर पाते, आप खुद से भी झूठ बोलते हैं और धीरे धीरे बर्नआउट फील करते हो। गुस्सा बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं, आत्मविश्वास टूटता है। काम की जगह पर ताकत का मतलब भावनाएं न होना नहीं है, ताकत का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना। सच्चे लीडर वे नहीं होते जो कभी डरते नहीं, सच्चे लीडर वो होते हैं जो डर के बावजूद ईमानदार रहते हैं। जब कोई लीडर ये कहता है
कि मुझे भी कभी कभी चिंता होती है तो टीम सुरक्षित महसूस करती है। लोग खुलकर बातें करते हैं, गलतियां छुपाई नहीं जाती और विश्वास बढ़ता है, और यही है असली लीडरशिप। मोरा इस चैप्टर में कहती है, चिंता को छुपाने से करियर नहीं बचता, लेकिन उसे समझने से करियर टिकाऊ बन जाता है। काम की जगह पर आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको इंसान बने रहने की जरूरत है। अगर हर कोई डर रहा है और कोई बोल नहीं रहा, तो क्या असली कमजोरी डर है या डर को छुपाना? चैप्टर 4, चिंता को दबाने की कीमत। जो दबाया जाता है वही और ताकतवर हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है, चिंता मत करो, मजबूत बनो, इतना मत सोचो, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि चिंता को कैसे संभालना है। मोरा कहती है, चिंता को दबाने से वो खत्म नहीं होती, वह भीतर जमा हो जाती है, और जो भीतर जमा होता है वह एक दिन जरूर फूटता है। एंशियस अचीवर अक्सर क्या करते हैं? वे खुद को बिजी रखते हैं, काम में खुद को डुबो देते हैं, आराम को टालते हैं, भावनाओं को अनदेखा करते हैं, क्योंकि रुकना डरावना लगता है। रुकते ही मन बोलता है, अगर मैं धीमा हुआ तो सब बिखर जाएगा। लेकिन मोरा कहती है, लगातार भागते रहना किसी समाधान का नाम नहीं है। जब आप चिंता को सुनने से इनकार करते हैं तो वह शरीर के जरिए बोलने लगती है। फिर दिखता है सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, दिल की धड़कन तेज होना। ये शरीर का तरीका है कहने का कि अब मुझे सुनो। मोरा कहती है कि चिंता को दबाने के 4 आम तरीके होते हैं। पहला है अति कार्य करना, दूसरा कंट्रोल की लत, तीसरा है भावनात्मक दूरी, और चौथा है खुद को दोष देना। ये सभी बाहर से बहुत मजबूती दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये थकान पैदा करते हैं। मोरा कहती है, चिंता कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश है। जब आप उसे दबाते हैं तो आप उस संदेश को पढ़े बिना फाड़ देते हैं, और फिर वही संदेश और जोर से वापस आता है। बहुत से एंशियस अचीवर सोचते हैं, अगर मैं चिंता को स्वीकार कर लूं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मोरा कहती है, भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। जो लोग अपनी चिंता को समझते हैं वे ज्यादा संतुलित निर्णय लेते हैं। जो लोग उसे दबाते हैं वे अंततः टूट जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आपको चिंता को हटाना नहीं है, आपको उससे रिश्ता बनाना है। जब आप यह कब कह पाते हैं, मैं चिंतित हूँ और ये ठीक है, तो चिंता अपनी ताकत खो देती है। मोरा कहती है, आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी चिंता न हो। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि चिंता आए और मैं बिखर न जाऊं। यही आपकी मानसिक मजबूती है। चैप्टर 5, चिंता को रिफ्रेम करना। एंजाइटी दुश्मन नहीं, संकेत है। अब तक हमने ये समझ लिया कि चिंता को दबाने से वो खत्म नहीं होती, उल्टा वो और तेज हो जाती है। तो सवाल ये है कि अगर चिंता से लड़ना समाधान नहीं है तो फिर क्या है? मोरा इसका जवाब देती है रीफ्रेमिंग से। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी चीज को नए नजरिए से देखना। मोरा कहती है, चिंता कोई दुश्मन नहीं, वो एक संकेत है। लेकिन समस्या ये है कि हम चिंता को हमेशा सजा की तरह देखते हैं। जैसे मुझे चिंता हो रही है मतलब मैं कमजोर हूँ, मुझे डर लग रहा है मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। असल में चिंता ये नहीं कह रही कि तुम फेल हो जाओगे। चिंता अक्सर ये कह रही होती है कि ये बात तुम्हारे लिए मायने रखती है। यहाँ कोई सीमा चाहिए, तुम थके हुए हो, कुछ साफ नहीं है। यानी चिंता एक अलार्म है, कोई फैसला नहीं। मोरा कहती है, एंजाइटी इज इंफॉर्मेशन नॉट अ वर्डिक्ट। चिंता जानकारी है, निर्णय नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस जानकारी को सुने बिना खुद को दोष देने लगते हैं, और यही चिंता को और बढ़ा देता है। इस चैप्टर में मोरा सरल कहती है कि जब भी चिंता आए खुद से ये सवाल पूछिए कि ये चिंता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, न कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग से पहले आपको बहुत घबराहट हो रही है, इसका मतलब ये हो सकता है आप तैयारी करना चाहते हैं,
आप असर डालना चाहते हैं। आपको ये मौका जरूरी लगता है। चिंता यहाँ आपकी परवाह दिखा रही है। मोरा ये समझाती है कि एंग्शियस अचीवर्स के पास कई ऐसी ताकतें होती है जो दूसरों में नहीं होती, जैसे कि आगे की सोच, जोखिम पहचानने की क्षमता, लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता, गहराई से योजना बनाने की क्षमता। ये सब चिंता के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन बिना सीमा के ये ताकतें बोझ बन जाती है। चिंता को खत्म मत करो, उसे सीमाओं में रखो। जैसे मैं अभी सोचूंगा लेकिन रात भर नहीं, मैं तैयारी करूंगा लेकिन खुद को तोड़कर नहीं, मैं परवाह करूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं। इसे ही रीफ्रेमिंग कहते हैं। एक और जरूरी बात, रीफ्रेमिंग का मतलब खुद को झूठ बोलना नहीं है। ये सब ठीक है का नाटक नहीं है। ये मानना है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है और मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप चिंता को सुनते हैं, वो चिल्लाना बंद कर देती है। जब आप उसे समझते हैं, वो आपकी मदद करने लगती है। मोरा अंत में कहती है, आपकी चिंता इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप परवाह करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मैं चिंता को कैसे हटाऊं, सवाल ये है कि मैं चिंता के साथ स्मार्ट तरीके से कैसे जीऊं। चैप्टर 6, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में रहती है। अब तक हमने ये समझा कि चिंता कोई दुश्मन नहीं, वो एक संदेश है। मोरा इस अध्याय में कहती है, चिंता सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, ये शरीर की भाषा है, और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं सही सोच लूं तो चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, पेट में गांठ सी लगती है, कंधे जकड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को अभी तक सुरक्षा का संकेत नहीं मिला। मोरा कहती है, आप दिमाग को तर्क से समझा सकते हैं, लेकिन शरीर को अनुभव से। यही वजह है कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग कई बार काम नहीं करती। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। जब भी उसे खतरा लगता है, वो तुरंत फ्लाइट या फाइट मोड में चला जाता है। आज का खतरा शेर या युद्ध नहीं है। आज का खतरा है ईमेल, मीटिंग, रिजेक्शन, परफॉर्मेंस प्रेशर। लेकिन शरीर को फर्क नहीं पता, उसके लिए हर डर मतलब जान का खतरा है। इसीलिए मोरा कहती है, जब तक शरीर शांत नहीं होगा, दिमाग सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। एंग्शियस अचीवर्स अक्सर थकान को नजरअंदाज करते हैं, नींद की कुर्बानी देते हैं, शरीर की आवाज को अनसुना करते हैं। वे कहते हैं, अभी नहीं रुक सकते, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बाद में आराम करेंगे। लेकिन शरीर बाद में नहीं समझता, वो सिग्नल भेजता रहता है, और जब हम नहीं सुनते तो वो जोर से बोलने लगता है। पैनिक होता है, ब्रेकडाउन, बर्नआउट के रूप में। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपको अपनी चिंता को सोचकर नहीं, महसूस करके शांत करना होगा। और शरीर को शांत करने के लिए मोरा ने कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताए हैं। जैसे कि पहला है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग सबसे तेज रीसेट बटन है। धीमी और गहरी सांस लेना। डीप ब्रीदिंग सीधे नर्वस सिस्टम को संदेश देती है, अब खतरा नहीं है। ये छोटा सा बदलाव शरीर को सुरक्षित महसूस कराता है। नंबर 2 पर है शरीर को हिलाए, स्लो मूवमेंट। चिंता एक ऊर्जा है, अगर वह शरीर में फंसी रहे तो बेचैनी बन जाती है। चलना, स्ट्रेच करना, हल्की एक्सरसाइज, ये शरीर को बताता है कि मैं मूव कर सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। नंबर 3 पर है ग्राउंडिंग। जब चिंता भविष्य में ले जाती है तो शरीर खो जाता है। ग्राउंडिंग का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में लौट कर आना। जैसे पैरों को जमीन पर महसूस करना, आसपास की 5 चीजें देखना, किसी ठंडी चीज को छूना, ये शरीर को वर्तमान में ले आता है। नंबर 4 पर है शरीर से बात करना। जैसे कि अपने शरीर से कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, हम सुरक्षित हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये न्यूरो साइंस है। चिंता मतलब शरीर की रक्षा। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है कि आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। चिंता ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो, वो कह रही है कुछ ज्यादा हो रहा है।
अंत में अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिंता कम हो तो सिर्फ सोचो मत, अनुभव बदलिए। अपने शरीर को वो दे जो उसे चाहिए, जैसे कि सेफ्टी, रेस्ट, बॉडी मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग। शरीर शांत होता है, दिमाग खुद ब खुद साफ होने लगता है। चैप्टर 7, बाउंड्रीज ही असली सुरक्षा है। हर हाँ की कीमत होती है। एंशियस अचीवर्स मेहनती होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं। लेकिन मोरा इस अध्याय में हमें बताती है, आपकी चिंता आपकी मेहनत से नहीं, आपके बाउंड्रीज की कमी से बढ़ती है। समस्या मेहनत नहीं है। ज्यादातर एंशियस अचीवर्स यह मानते हैं कि मैं थक रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है, आप इसलिए थक रहे हैं क्योंकि आप हर चीज को अपना काम बना लेते हैं। हर ईमेल, हर रिक्वेस्ट, हर उम्मीद, हर इमरजेंसी। बाउंड्रीज क्यों डराती है? बाउंड्रीज लगाने से डर लगता है क्योंकि कहीं लोग बुरा न मान जाए, कहीं मुझे सेल्फिश न समझ ले, कहीं मैं मौके न खो दूं, कहीं मैं बेकार न लगूं। तो हम कहते हैं ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। लेकिन हर बार ऐसा करने पर आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखाते हैं, मेरी जरूरतें जरूरी नहीं है, और यही चिंता की जड़ है। मोरा का सबसे बड़ा इंसाइट ये है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर फिल्टर्स। सीमाएं लोगों को दूर करने के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए होती है। चिंता एक हिडन साइकिल है। जब आप सीमा नहीं लगाते, आप ओवर कमिट करते हो। शरीर थकता है, दिमाग डरने लगता है, चिंता बढ़ती है, आप और ज्यादा हाँ कहते हो, और ये चक्र चलता रहता है। बाउंड्रीज मतलब हमेशा ना कहना नहीं होता। सीमा का मतलब, बाउंड्रीज का मतलब ये है कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, ये नहीं है। सीमा का मतलब है मैं खुद को खत्म करके मदद नहीं करूंगा। मोरा ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, मैं अभी भी कर सकता हूँ, इसकी बजाय आप कहिए मैं ये कल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, इसकी जगह पर ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी जगह अभी मेरे लिए ये संभव नहीं है। एंशियस अचीवर्स की खास चुनौती ये है कि आप लोगों की भावनाएं जल्दी पकड़ लेते हैं। आप जानते हैं सामने वाला क्या महसूस करेगा, इसलिए आप पहले ही झुक जाते हैं। लेकिन मोरा कहती है, दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप सम्मानजनक सीमा रख सकते हैं और फिर भी अच्छे इंसान रह सकते हैं। गिल्ट आएगा। बाउंड्रीज लगाते समय गिल्ट आना नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। गिल्ट इज द इको ऑफ ओल्ड कंडीशनिंग। ये पुरानी आदतें नहीं है, इट इज ओल्ड कंडीशनिंग। चैप्टर 8, परफेक्शनिज्म। सब सही होना चाहिए वरना मैं सुरक्षित नहीं हूँ। परफेक्शनिज्म बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, डिसिप्लिन, हाई स्टैंडर्ड, एक्सीलेंस। लेकिन इस चैप्टर में मोरा इस नकाब को उतार देती है। परफेक्शनिज्म सफलता की चाह नहीं, यह डर से निकला नियंत्रण है। परफेक्शनिज्म की असली जड़ ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ क्योंकि मैं बेस्ट चाहता हूँ। लेकिन ये सच है, आप बेस्ट नहीं, सेफ महसूस करना चाहते हैं। परफेक्शनिज्म अंदर से कहता है, अगर सब सही होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर गलती नहीं होगी तो रिजेक्शन नहीं होगा, अगर मैं परफेक्ट रहा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। यानी परफेक्शनिज्म मतलब कंट्रोल की कोशिश। एंशियस अचीवर्स अक्सर ज्यादा तैयारी करते हैं, हर डिटेल पर अटक जाते हैं, गलती से डरते हैं, खुद पर सबसे सख्त होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये विश्वास बैठा होता है कि गलती मतलब खतरा। मोरा एक खतरनाक चक्र बताती है। आप बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसे पाने में खुद को थकाते हैं, फिर भी खुद से खुश नहीं होते, चिंता बढ़ती है, आप और ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं और धीरे धीरे खुशी गायब हो जाती है। परफेक्शनिज्म किसे चोट पहुंचाता है? सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि आप कभी संतुष्ट नहीं होते, आप जीत को महसूस नहीं कर पाते, आप आराम नहीं कर पाते। हर अचीवमेंट के बाद दिमाग कहता है अगला क्या।
परफेक्शन इज नॉट एक्सीलेंस, प्रेजेंस इज। परफेक्शनिज्म आपको भविष्य में फेंकता है और प्रेजेंस आपको प्रेजेंट टेंस में रखता है। सब कुछ कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना इंटेंशन कंट्रोल कर सकते हो, आप आपकी ईमानदारी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट, लोगों की राय, भविष्य, ये सब नहीं। ये सब कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो परफेक्शनिज्म से बाहर कैसे आए? परफेक्शनिज्म से बाहर आने के लिए मोरा कुछ प्रैक्टिकल शिफ्ट्स बताती है, जैसे कि परफेक्ट की जगह पर इनफ लगाना, फ्लॉलेस की जगह पर ऑनेस्ट लगाना, कंट्रोल की जगह पर ट्रस्ट यूज करना। खुद से पूछिए, क्या यह परफेक्ट है? नहीं। पूछिए, क्या ये काफी है? मोरा कहती है, गलती करना कोई कमजोरी नहीं है, ये भागीदारी है। जो लोग कुछ नहीं करते वे गलती नहीं करते। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ताकि आप कीमती हो। आप पहले से ही कीमती हो। परफेक्शनिज्म आपको आगे तो ले जा सकता है, लेकिन वह आपको खाली कर देता है और चिंता उसी खालीपन में जन्म लेती है। जब आप कंट्रोल थोड़ा छोड़ते हैं, आप सांस लेना सीखते हैं। चैप्टर 9, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब काम ही आपकी पहचान बन जाए। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर एंग्शियस अचीवर तुरंत कहते हैं, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, मैं एक हाई परफॉर्मर हूँ, और यहीं से समस्या शुरू होती है। मोरा कहती है, जब आपकी पहचान आपके काम से जुड़ जाती है, तो हर फेल्यूर व्यक्तिगत हमला बन जाता है। एंशियस अचीवर अक्सर बचपन से सीखते हैं, अच्छे रिजल्ट्स यानी प्यार, अचीवमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, व्यस्त रहना मतलब इम्पोर्टेंस। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं हूं, और ये सोच चिंता को जन्म देती है। क्यों काम इतना भारी लगने लगता है? क्योंकि अब प्रेज सिर्फ खुशी नहीं, सांस है। फीडबैक सिर्फ सुझाव नहीं, खतरा है। गलती सिर्फ गलती नहीं, पहचान पर वार है। जब काम ही पहचान बन जाए, तो आराम भी अपराध लगने लगता है। मोरा कहती है कि ये एक खतरनाक चक्र है। आप काम से खुद को साबित करते हैं, थोड़ी राहत मिलती है, फिर डर आता है, ये टिकेगा क्या? आप और ज्यादा काम करते हैं, चिंता और गहरी हो जाती है। ये चक्र सफलता नहीं है, थकावट पैदा करता है। जब काम छिन जाए, सोचिए, अगर एक दिन जॉब चली जाए, रोल बदल जाए, बिजनेस फेल हो जाए, तो क्या आप अपने आप को खो देंगे? मोरा कहती है, अगर काम के बिना आप खुद को नहीं पहचानते, तो यही चिंता की जड़ है। यहाँ रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है। काम आपकी भूमिका है, आपकी पहचान नहीं। आप किसी पद से पहले इंसान है, किसी रिजल्ट से पहले जीवित है, किसी टाइटल से पहले कीमती है। काम बदल सकता है, आप नहीं। मोरा कहती है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब काम के बिना दीजिए। जैसे, मैं एक जिज्ञासु हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, मैं मेहनती हूँ। ये गुण कोई नहीं छीन सकता। काम से दूरी नहीं, संतुलन बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम को हल्के में लो। इसका मतलब ये है कि काम को सब कुछ मत बनाओ। जब आप खुद को काम से अलग पहचानते हैं, फीडबैक कम डरावना लगता है, असफलता सीख बनती है, आराम जायज लगता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है, आपकी कीमत आपके कैलेंडर या रिजल्ट से तय नहीं होती। आप तब भी कीमती है जब आप कुछ साबित नहीं कर रहे। काम आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चैप्टर 10, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, अकेले सब संभालने की आदत। एंग्शियस अचीवर्स की एक खास पहचान होती है, मैं खुद संभाल लूंगा। चाहे कितना भी भारी हो, चाहे कितना भी दर्दनाक हो, चाहे कितना भी थकाने वाला हो, मदद मांगना नहीं है। क्योंकि दिमाग कहता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कमजोर लगूंगा,
मेरी काबिलियत पर सवाल उठेगा और यही से चिंता और गहरी हो जाती है। मदद मांगने से डर क्यों लगता है? एंशियस अचीवर्स अक्सर बचपन से सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, खुद ही कर लो, और धीरे धीरे ये बिलीव बन जाता है। अगर मुझे मदद चाहिए तो मुझ में कुछ कमी है, लेकिन ये बिलीफ झूठ पर आधारित है। जब आप मदद नहीं मांगते, आप ज्यादा थकते हैं, आप ज्यादा डरते हैं, आप ज्यादा आइसोलेट होते हैं। बाहर से आप कॉम्पिटेंट दिखते हैं, अंदर से आप अकेले लड़ रहे होते हैं और चिंता अकेलेपन में ही पनपती है। मोरा कहती है, जब आप मदद नहीं मांगते तो आप खुद पर ये दबाव डालते हैं, मुझे सब कुछ खुद ही संभालना होगा, और ये दबाव परफेक्शनिज्म को जन्म देता है, बर्नआउट को न्योता देता है। मदद मांगना डरावना इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें एक चीज होती है, अनसर्टेनिटी। सामने वाला क्या सोचेगा? क्या वो मना कर देगा? क्या मैं जज हो जाऊंगा? लेकिन मोरा साफ कहती है, आपकी जिम्मेदारी दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे रिफ्रेम करना फिर से जरूरी है। हेल्प सीकिंग इज अ स्किल, नॉट अ फेल्यूर। मदद मांगना एक स्किल है, हार नहीं। सब लोग अकेले नहीं चलते, वे सही समय पर सही सहारा लेते हैं। तो चलो समझते हैं मदद मांगना कैसे शुरू करें। मोरा कहती है, छोटे और सुरक्षित कदम उठाने जरूरी है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? क्या आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। ये सब कहना कमजोरी नहीं है, ये ईमानदारी है। जब आप मदद मांगते हैं, आप भरोसा दिखाते हैं, आप कनेक्शन बनाते हैं, आप इंसान बनकर सामने आते हैं, और ज्यादातर लोग आपको जज नहीं करते, वे खुद को आपके करीब महसूस करते हैं। आप सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने। इंसान कनेक्शन में फलता है, और मदद मांगना आपको छोटा नहीं करता, वो आपको इंसान बनाता है। अगर आप आज थके हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं, इसका मतलब ये है आपने बहुत देर तक अकेले चलने की कोशिश की है। चैप्टर 11, चिंता के साथ काम करना सीखें। लड़ो मत, साथ चलो। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, बाउंड्रीज, परफेक्शनिज्म, आइडेंटिटी, मदद मांगना। लेकिन इस अध्याय में मोरा सबसे जरूरी बात कहती है, चिंता को हराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ काम करना सीखना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी तब मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि सफलता चिंता के बाद नहीं आती, वह अक्सर चिंता के साथ आती है। एंशियस अचीवर्स इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे परवाह करते हैं, ध्यान देते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। समस्या चिंता नहीं है, उससे लड़ने की कोशिश है। जब आप कहते हैं मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, ये चिंता बेवकूफी है, मुझे मजबूत बनना होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद के एक हिस्से को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और दबाई गई चीज कभी गायब नहीं होती, वह जोर से लौटती है। मोरा कहती है, एक्सेप्टेंस इज नॉट सरेंडर, इट्स स्ट्रैटेजी। स्वीकार करना हार नहीं है, ये समझदारी है। जब आप कहते हैं हाँ मैं चिंतित हूँ और मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूँ, तब चिंता की पकड़ ढीली पड़ती है। मोरा कहती है, चिंता ऊर्जा है, उसे दिशा चाहिए। अगर आप उसे रोकते हैं वह जम जाती है, अगर आप उसे दिशा देते हैं वह ईंधन बन जाती है। उदाहरण के लिए, प्रेजेंटेशन से पहले चिंता मतलब तैयारी की जरूरत, फेलियर का डर मतलब और सीखना जरूरी, अनिश्चितता मतलब योजना की जरूरत। चिंता को काम पर लगाइए। तो चले जानते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला है नेम इट, डोंट फाइट इट। मतलब मैं चिंतित हूं कहना ये कमजोरी नहीं है। दूसरा है श्रिंक द टाइम विंडो, आज पर फोकस करें, हमेशा पर नहीं। तीसरा है वन स्टेप फॉरवर्ड, पूरा पहाड़ मत देखिए, सिर्फ अगला कदम देखिए। बॉडी चेक इन, सांस, पानी, हल्की मूवमेंट शरीर को सेफ्टी का सिग्नल देते हैं। परफेक्शन नहीं, प्रगति पर ध्यान देना है। मोरा कहती है, आपका लक्ष्य
शांत दिमाग नहीं, काबिल दिमाग है। ऐसा दिमाग जो डर को पहचानता है, फिर भी चलता है और सीखता रहता है। आपकी चिंता आपकी दुश्मन नहीं है, वह आपकी सहयात्री है। आपको उसे गाड़ी से उतारना नहीं है, ड्राइविंग सीट से हटाना है। जिस दिन आप चिंता से कहना सीख लेते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ लेकिन दिशा मैं तय करूंगा, उस दिन आप सच में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 सस्टेनेबल सक्सेस, ऐसी सफलता जो आपको तोड़े नहीं। अब तक हमने जाना कि आप कमजोर नहीं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप बस एक एंशियस अचीवर है। हमें सिखाया गया है जितना ज्यादा काम उतनी सफलता, जितना ज्यादा दबाव उतना रिजल्ट, जितनी ज्यादा कुर्बानी उतनी वैल्यू। लेकिन इस मॉडल की कीमत क्या है? थकान, चिंता, रिश्तों से दूरी, खुद से दूरी। मोरा कहती है अगर सफलता आपको बीमार कर रही है तो वो सफलता नहीं है। तो अभी जानते हैं सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब क्या है। सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब है ऐसे आगे बढ़ना जहां आप रास्ते में खुद को न खो दें। ये सफलता डर से नहीं, खुद को साबित करने से नहीं और बर्नआउट से नहीं बनती। ये बनती है जागरूकता से, सीमाओं से, सपोर्ट से। मोरा कहती है चिंता कभी पूरी तरह गायब नहीं होती और ये ठीक है। लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कभी एंशियस न हूँ, लक्ष्य ये है मैं एंशियस हूँ तो भी मैं खुद को ना तोड़। आप सीख जाते हैं कब रुकना है, कब मदद मांगनी है, कब इनफ कहना है। यही मैच्योरिटी है। जब आप ये समझते हो कि एंजाइटी आपकी दुश्मन नहीं है तो आप खुद से दुश्मनी खत्म करते हो। अब आप खुद को डांटते नहीं, आप खुद को साबित नहीं करते, आप खुद से भागते नहीं हो। आप कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं और मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। मोरा कहती है ग्रोथ डज नॉट रिक्वायर सफरिंग। आगे बढ़ने के लिए दर्द जरूरी नहीं है, सीखने के लिए खुद को कुचलना जरूरी नहीं है, सफल होने के लिए हमेशा डर में जीना जरूरी नहीं है। मोरा कहती है सस्टेनेबल सक्सेस के लिए आपको 5 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। दूसरा है बाउंड्रीज, मैं कहाँ रुकना चाहता हूँ। तीसरा है सपोर्ट, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं मदद मांग सकता हूँ। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, सब मेरे कंट्रोल में नहीं है और मुझे सब चीजें कंट्रोल नहीं करनी है। पांचवा है कंपैशन, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, और यही है असली पावर। आपको पहले ठीक होना जरूरी नहीं ताकि आप आगे बढ़ सकें। आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, डर के साथ, संवेदनशीलता के साथ, इंसान होने के साथ। तो खुद से पूछिए कि मैं किस तरह की सफलता चाहता हूँ, वह जो सबको दिखे या वह जो मुझे जीने दे। अगर आपने ये किताब यहाँ तक सुनी है तो एक बात तय है, आप भागने नहीं आए, आप समझने आए हैं, आप बदलने आए हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी ऐसी सफलता चाहते हैं तो कमेंट करें सस्टेनेबल सक्सेस।